नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। पहले चरण का मतदान हो गया और उस मतदान के दौरान लोगों ने जिस तरह से मतदान किया और 61% ओवरऑल हुआ है। लेकिन खासकर चंद्रभागा की अगर हम बेल्ट की बात करें तो वहां पर जो 70% से ऊपर मतदान हुआ वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव होने वाला है और लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। लेकिन अब दूसरे चरण का मतदान आने वाला है। क्या इस दूसरे चरण की जब वोटिंग होगी तो मुद्दे होंगे या फिर जनता ये तय करेगी कि हाँ, मुझे कहाँ से सरकार बनाने के लिए ज़्यादा विधायक चुनने हैं, जम्मू से या फिर घाटी से, इस पर होगा। या फिर आतंकवाद को लेकर जो एक चल रहा है कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस, और कांग्रेस कह रही है कि इनके कार्यकाल में आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि दूसरे फेज़ की जो वोटिंग होगी वो किस पर होगी और क्या अपने अपनों को गिराएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रोहित जंडियाल जी हैं, शिवांग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, अर्थ न्यूज़ के संपादक, और मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ हैं। हम चंद्रभागा के इलाकों में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे की रिपोर्टिंग की। सबसे पहले सर मैं आपके पास आता हूँ, क्या लगता है दूसरे चरण का चुनाव और पहले चरण की बम्पर वोटिंग, खासकर चंद्रभागा इलाके, किश्तवाड़, वहाँ पर भदरवा, डोडा, रामबन, ये इलाके? देखें, सबसे पहले ये चीज़ें ऑडियंस को समझनी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में हो रही है इलेक्शन और बाकी प्रदेशों के लिए है ये एक न्यूज़, एक खबर कि सरकार किसकी आती है। और जो लोग जम्मू कश्मीर पे काम करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, जो जम्मू कश्मीर के टर्माइल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हों, क्योंकि ये एक ट्रिगर पॉइंट है न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में, जो कि ट्रबल में है पिछले 70-75 सालों में। और उसको न्यूट्रलाइज करने में जो प्रेजेंट सरकार है उसने स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया है। उसने लीगल स्टेटस को चेंज किया है और वो सरकार जो है कंटिन्यूसली, बेशक शुरुआत कांग्रेस की सरकार में की गई जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने कहा था कि पीओजेके को वापस लेना, जम्मू कश्मीर में मुद्दा नहीं है, मुद्दा है तो पीओजेके। हाँ, और उन्होंने उसमें एक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास किया है कि जम्मू कश्मीर ने उसको अपना एक्सेस में लाना है और इट इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट जम्मू कश्मीर, जो महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेस किया था। और कुछ दिनों में महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे भी है, जिसकी छुट्टी भी जम्मू वालों ने लड़के ली है। इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो मैं इसको ऐसे कहूँगा, जम्मू राइजिंग। मैं इसको कहूँगा कि जम्मू का दबदबा बढ़ रहा है। आज से अगर 70 साल पहले जम्मू कश्मीर में डोगरा रूलर्स ने, जम्मू के रहने वाले लोगों ने सत्ता चलाई है जम्मू कश्मीर की, जम्मू से लेके लखनपुर से लेके या और बसोली बनी से लेके हम कहेंगे तो गिलगित तक, तो वो दबदबा जो है टेम्परेरी तौर पे अगर कहीं पे शिफ्ट हुआ था वापस जम्मू में आ रहा है। आप देखें उसको होता हुआ। आप चनाब वैली में बम्पर वोटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि जो किसी टाइम पे एक चलाया गया कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, जम्मू में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, और जम्मू की आधी जनता जो स्टेट की थी उसको, जिसको डिप्राइव रखा गया इलेक्शनों से, क्योंकि हालात ख़राब होते थे वैली के और उसका असर पड़ता था यहाँ पे, मैनिपुलेशन हो रही थी वैली में, असर पड़ रहा था जम्मू में। तो अब जम्मू को जब ये मौका मिला है, जम्मू कश्मीर को ये मौका मिला है, और इसका बड़ा रोल इसमें आप लोगों का जाता है, टेक्नोलॉजी का जाता है, हम लोगों का जाता है कि अखबार छपती थी फिर बटती थी, आज अखबार बनती है और वो मोबाइल में देखी जाती है। खबर बनती है रियल टाइम में, स्पॉट से पता लगता है, हाथ में सब कुछ आ गया ना, फटाफट ये कर लिया जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और जितने लोग अवेयर हो रहे हैं, आप देख रहे थे अभी नेशनल मीडिया में, आपने देखा, हम भी देख रहे थे बैठ के कि कुछ चैनल्स नेशनल मीडिया पे वही घिसा पिठा नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कश्मीरी कोई बोल रहा है कि यहाँ पीस आया है, यहाँ कैलेंडर निकलता था, तो नेशनल मीडिया का कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहा है यार ये मत बोल, तू बोल कि यहाँ पे हम दुखी हैं सेंटर की सरकार से। वो बोल रहा है नहीं मैं फैन क्लब का मेंबर हूँ, बोला नहीं नहीं नहीं, तू बोल कि मैं अगेंस्ट हूँ,
तो मुझे टीआरपी मिलेगी। मतलब तो पूरी बात नहीं करने देनी। तो जो आपने वो सवाल किया कि क्या रहने वाला है, तो यही कार्य होगा। बाकी ये जो पत्रकार हैं, जो ये अखबारों रोहित सर, में, किस तरह से इनको देखते हैं ज़्यादा पहली इसमें पहले चरण की मतदान की और दूसरे चरण का मतदान, आपको क्या लगता है मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन जैसे शिवांग जी ने कहा कि जम्मू का दबदबा बढ़ रहा है, तो उससे मैं सहमत हूँ कि जम्मू का दबदबा बढ़ भी रहा है। और अगर आप देखो कि जो 2014 में इलेक्शन हुई थी और उसके बाद जो अभी अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो पहला चुनाव हो रहा है स्टेट में, तो थोड़ा सा इसमें क्या हुआ कि बहुत डिफरेंसेस इसलिए हैं कि पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख था, ठीक है। तो लद्दाख की 4 सीटें भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती थी। अगर आपने देखा होगा तो जो कांग्रेस की 12 सीटें आई थी 2014 में, उसमें से 3 सीटें लद्दाख की थी, ठीक है। तो अब वो 4 बाहर हो गई हैं। जो जम्मू की सीटें पहले अब क्या करोगे, 37 होती कांग्रेस थी। को 8 9 पे ला रहे हो क्या? नहीं, आप देखो कि मतलब सिनेरियो समझो कि जो 37 सीटें होती थी पहले जम्मू की, बिल्कुल अब 7 43 हो गई है, ठीक है। अब 43 हो गई है। जो जम्मू और कश्मीर के बीच डिफरेंस था, अब सिर्फ 2 3 4 सीटों का रह गया है। हाँ, रह गया 47। 43 और 47, 4 ही सीटें रह गई है, ठीक। लद्दाख वाली अगर निकाल दो आप, तो जो डिफरेंस और जो कम हो गया, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप देखो तो जम्मू का दबदबा वैसे रहा है। आंकड़ों के लिहाज से ही बढ़ गया है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये देखो कि जम्मू में जो कंपटीशन है, जम्मू में कश्मीर वाला हिसाब नहीं है। जम्मू में जो डायरेक्ट फाइट है वो जम्मू वर्सेस मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ठीक है। जो कश्मीर में ऐसा सिनेरियो नहीं है। कश्मीर में आप ये नहीं कह सकते कि एनसी वर्सेस बीजेपी है या एनसी वर्सेस पीडीपी है। कश्मीर में क्या है कि आप पीडीपी भी है, एनसी भी है, कांग्रेस भी है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, फिर आपकी पीपल्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है, PIP उसके बाद है। अभी जमात आ गई है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, और वो भी फिर आ उसके गया बाद है, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी। उनकी पार्टी आ गई है। तो वहाँ पर क्या खिचड़ी बन गई है। अच्छा, तो अगर ये सारा सिनेरियो देखें अगर हम, तो उस तरीके से देखो तो तो जम्मू पुलाव dominate- जम्मू में है इसका मतलब। जम्मू जो है वो सेंटर है, बोले पावर सेंटर जो जम्मू बन बन सकता चुका है है। और बन भी गया है। अगर मैं कहता हूँ कि जो वोटिंग का ट्रेंड है, अगर आप मानकर चलो कि जम्मू में बिना किसी पार्टी का नेम लिए कि अगर जम्मू में एक पार्टी 30+ पर चली जाती है, तो नेचुरली उसका सीएम भी हो सकता है और मतलब उसका पहले दबदबा उसको भी बन उसको न्योता मिलेगा सरकार बनाने का। होगा ही। सारी लड़ाई ही इसी चीज की है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो इसमें मैं बात करूंगा सिंगल- कि क्या कहीं वो जो पहले प्री पोल अलायंस वाला गठबंधन है, कहीं वो टूटे कगार, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अमित, जब हम चंद्रभागा वाली वहां पे बेल्ट में गए तो बात हमने भी की, आपने भी की, क्या लगता था कि वाकई में लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो आतंकवाद को जो है वो वहाँ पे जिस तरह से अब गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल में करे, या फिर उन्हें लगता है कि एक पार्टी, कुछ ऐसी जो पिछली सरकारें थी उन्होंने वाकई हम पे कहीं ना कहीं दबाव बनाया, हमें इग्नोर किया, डेवलपमेंट को इग्नोर किया? नहीं, देखिए, अब जाहिर सी बात है, विकास का मुद्दा तो हर जगह रहता है, लेकिन जो ये चंद्रभागा जैसे इलाके हैं, जो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर हैं, जैसे किश्तवाड़ और डोडा, ये आतंकग्रस्त रहे हैं। उन लोगों ने वो दौर देखा है, वो मंजर देखा है। उसमें ज़रूरी नहीं कि वो दौर जो है सिर्फ हिंदू जो हैं, हालांकि उन्हीं को ज़्यादा टारगेट किया गया। मुस्लिम लोगों ने भी देखा है, कई मुसलमानों को भी जब टारगेट किया जाता था, उनको भी डराया धमकाया जाता था। उन लोगों ने वो दौर देखा है, बंद देखा है, कर्फ्यू देखे हैं। किश्तवाड़ में कितने लोगों से हम जब बात कर रहे थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वो दोनों लोग यही कह रहे थे कि भैया यहाँ पर तो आप जैसे जो चौगान के सामने जो हम देवांश यादव जो उस समय डीसी रहे हैं पहले, हाँ, जो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, बड़ा अच्छा sitting के एरिया था लिए सर, एक इलाका जबरदस्त बनाया एरिया था वहाँ सर, पर, वहाँ पे चिनार देखा के हमने। नीचे। वो इलाके में लोग बैठे थे, वो कहते हैं आप इस तरह से बैठ नहीं सकते यहाँ पर। इसीलिए उन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, पहले नंबर पर उनकी जो तवज्जो होती है वो होती है कि भैया आतंकवाद कौन खत्म करेगा। मतलब सिक्योरिटी, खुद हाँ, को किस तरह सिक्योरिटी, उन सिक्योरिटी? लोगों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। उन लोगों की बच्चे जो स्कूल डेली जाएं वो कौन सुनिश्चित करेगा। जैसे जो कोई बाहर घूम रहा है, चौगान ग्राउंड में कोई घूम रहा है, वहाँ पर आज आतंकी नहीं घूम रहे हैं। अब मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, कैसे लोग बता रहे थे कि आतंकी जो है वो ग्राउंड पे ग्राउंड खेलते में थे, क्रिकेट ग्राउंड में खेलते खेलते थे। आज वो दौर नहीं है। आज वहाँ पर बदलाव आया है। बदलाव यही आया, देखिए कश्मीर जैसा जो इलाका है
वहां पर तो आया ही आया है, लेकिन डोडा किश्तवाड़ के इलाकों में भी कोई पता नहीं होता था कि अभी हम यहाँ खड़े हैं तो यहाँ पर कोई ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाएगा, कोई आएगा किसी को गोली मार के भाग जाएगा आतंकी। तो आज वो नहीं है, लोगों के जहन में सबसे पहले वहां पर सिक्योरिटी क्योंकि है। परिहार बंधु बिल्कुल। उनकी एक पूरी दिन दी जाती है, उनको एक किस वो तरह से example है, दुकान किस बंद तरह। करके जा रहे थे तो उनको गोली मार चंद्रकांत दी, जी का चंद्रकांत देख जी को लीजिए। गोली मार दी। उससे पहले कई हत्याएं हुई, कैसे डोडा चापनाड़ी हुआ, फिर उसके बाद पहले भंडारी, बिल्कुल। पुराना चेरजी कांड हुआ छात्रू वाली साइड। मतलब कहने का ये है कि सरकार उन लोगों के जहन में यही है कि वो कहते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही। आपने कितने हमने गांव देखे जहां पर सड़कें पहुंच गई हैं। गांव की क्या समस्या होती हैं? सड़कें सबसे पहले, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, कई स्वास्थ्य सेवाएं। कई हमने इलाकों में गए, डोडा में अब आपने मेडिकल कॉलेज दे दिए, ठीक है दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा समय लगेगा कि अच्छे तरीके से वो बन जाए, सिस्टम अच्छा हो जाए, सुविधाएं अच्छी मिले, समय लगता है। लेकिन कुछ हद तक लोग ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो सबसे पहले आतंकवाद का निपटारा करे। सर आपको क्या, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई उस तरफ चंद्रभागा की तरफ हम बात करें, क्या लगते हैं ये जो इन 10 सालों में जो विश्वास बढ़ा है उसके लिए ये वोटिंग है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं बड़े हो गए? हालांकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को उन्हें 3.5 साल ही मिला था काम करने का, उनके विधायकों को ज़्यादा काम तो मिला नहीं है, या फिर वो सोच रहे कि नहीं जो पुरानी सरकारों ने किया है वो काम नहीं हुआ। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, हम एजुकेशन के साथ भी डील करते हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है वहाँ के लोगों की। हर जगह बढ़ी है कि जो हम देखा करते थे, अगर आप अभी यहाँ पे बैठे और आपके पास आज टेक्नोलॉजी है, आप 20 साल पुरानी मूवी निकाल के देखें, आपको एक विलन मिलेगा, एक नेता मिलेगा, वो एक ट्रेंड बना जो कॉकटेल पीक, हुआ करती थी। हाँ मतलब एक ट्रेंड बना, पीक चला गया। आज नेता ऐसा नहीं है, आज नेता पढ़ा लिखा है, आज नेता पुलिस का एसएसपी वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके आ रहा है ना, मतलब ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं। पुलिस का एसएसपी रिटायर हो रहा है। इसका ये तो मतलब है कि जो बंदा आईपीएस है, जो केपीएस था या जो अब जेकेपीएस है, वो एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान है, वो पॉलिटिक्स को एज ले रहा है अपॉर्चुनिटी कि मैं अब अपनी बाकी की लाइफ इस तरीके से करूँगा कि मैं देश के लिए कुछ करूँ और अपने आप को सेटिस्फाई करूँ। टीचर्स हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की जब आपकी गवर्नमेंट आई, फिर उनको गवर्नमेंट्स में क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन एक उम्मीद जागी है, डेमोक्रेसी के प्रति मोटिवेशन बढ़ा है और लोगों को ये पता लगा कि अल्टीमेट पावर जो होती है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोगों में होती है, मतलब ये हम ठीक लोगों को चुने। और दूसरी बात ये होती है कि अवेयरनेस अल्टीमेटली देखें, ज्ञान गीता में क्लियर कट का है, ज्ञान इज़ द ओनली रेस्क्यूअर। जितना आपके पास ज्ञान होगा तो आप तभी रेस्क्यू कर सकते हैं, आप हर चीज़ पा सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये सब ज्ञान बढ़ा रही है। मैनिपुलेट नहीं कर सकते अब आप कोई बात ऐसे नहीं बोल सकते, आपको कमेंट भी देखने हैं, आपको रिएक्शन भी देखना है। टेररिज्म को लेके जो जरावत ने बात की, मैं उसको लेके बहुत सीरियसली एक बात करूँगा चर्चा में, ताकि वो बात डिस्कस हो। टेररिज्म बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कल ही एक रिपोर्ट आई है FATF की, उसमें उसने बड़ा वकली कहा है कि हैवी फंडिंग की जा रही है अलकायदा और ISIS की, और फोकस किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को। और नेशनल मीडिया में भी कुछ ट्रेटर्स हैं, मैं बार बार नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा आप बात करेंगे हम चैनल का नाम भी ले लेंगे, चलिए उनको क्यों हम इतनी चैनल का मशहूरी नाम देनी? लेके बताएंगे मशहूरी क्यों कि करनी है? आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जम्मू में स्ट्राइक हो रही है, जम्मू में टेररिज्म। जम्मू कश्मीर की बात ना करें, टेररिज्म जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, खाली भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान इक्वली इन्वॉल्व, अफगानिस्तान के समेत। अब अभी आप बैठेंगे, ऑडियंस को चाहिए जैसे हमारे से वो बातचीत से बाहर जाते हैं, आप देखें अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, सिंपल स्मूथनेस नहीं है। और एक ऐसी सरकार वहाँ आ चुकी है जो इसी तरीके से आई है, फैनेटिक सरकार, एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर करने वाली मतलब हमारे सरकार। पड़ोसी जो हैं सर पंजाब आप सभी देखें ना, डिस्टर्ब ने आतंकवाद को लेकर। अक्सर बोला जाता है कश्मीर इशू था, मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैं छोटा था, मेरी 1978 की बर्थ है। रवीश जो हमारा ये एडिट कर रहा है, ये कश्मीर में था, छोटा था, आपको पता होगा। पंजाब में टेररिज्म था, पंजाब में तो कोई डिस्प्यूट नहीं था, पंजाब का जो भारत के साथ विलय हुआ था वो तो एक प्लान के तहत हुआ था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। पंजाब में टेररिज्म लाया गया थ्रू पाकिस्तान।
और एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे इसको लिया गया कि फ्यूचर अब आपको फुल फ्लेज वॉर नहीं लड़नी है, आपने मल्टीपल वुंड्स करने हैं अपनी दुश्मन कंट्री को और उसको ब्लीड कराना है। तो पहला शिकार हुआ इसमें पंजाब के लोग हुए। आपको डिवीजन का रीज़न ढूंढना है। जैसे हम 4 लोग बैठे हैं, आपने जीन पहनी है, मैंने जीन पहनी है, चलो जीन वाले लगो जाओ, ट्राउजर लगो जाओ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर उसको प्रोवोकेशन करो। तो उन्होंने पंजाब को टारगेट किया। हम सुनते थे पंजाब में लोग भाग के यहाँ पे आ गए। जम्मू को तो हमेशा रेस्क्यूअर के तौर पे लिया जाएगा ना। पंजाब में प्रॉब्लम हुई, गुरदासपुर से अमृतसर से लोग जम्मू भागे और यहाँ पे आज दुकानें हैं। लिखदाता बाज़ार में आप जाएंगे, जम्मू के बड़े बड़े रिप्यूटेड ज्वेलर्स जो हैं वो पंजाब से आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने अपना रेस्क्यू किया, अपनी फैमिली को सेव किया। उन्हीं दिनों में सुनना शुरू हो गए थे कि अगला जो ये मसला होगा कश्मीर में होगा। अब पंजाब के हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे और ये सारा फोकस शिफ्ट कश्मीर में होगा। तो चूंकि कश्मीर में पहले से एक डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ ताकतें थी जो इस तरह तो चल ही रहा था 1947 के बाद जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद कश्मीर में पॉलिटिकल डिस्प्यूट था। पंजाब में कभी नहीं था। पंजाब में सिमरिंग हुई थी इनिशियल स्टेज में, क्योंकि पंजाब में रिलीजियस डिवाइड नहीं था। अगर 2 भाई थे, एक सिखिज्म फॉलो कर रहा था, एक हिंदू था जो सनातनी फॉलो था। बेसिकली तो सारे सनातनी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा बना। अब नई नैरेटिव वहाँ पे भी आ रहे हैं, नई नई किताबें आ रही हैं, आप कुछ भी बदल दो, आप कोई भी हिस्ट्री को बदल दो, लेकिन सच ये था कि वहाँ डिस्प्यूट नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने उसको भी स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान आर्मी ने स्पॉन्सर किया। और जब एंड में वो असॉल्ट हुआ, जब वो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया, उस टाइम ये था कि हमने भाग के जाना अमृतसर से और वहाँ से फौजी आ जाएंगी, पाकिस्तान में भी फ्री। आतंकवाद तब भी एक इशू था। कश्मीर में आतंकवाद का सेकेंडरी आगमन हुआ, पहला एक्सपेरिमेंट पंजाब में हुआ। अब ये वर्ल्ड फिनोमिना बन चुका है जिसका जवाब सिविल पॉपुलेशन दे सकती है। तो जो आपकी ग्रोथ हो रही है ना, इसमें आप कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी का ईश्वर चेक्स एंड बैलेंसेस नेचर करती है। अगर वो लोग पैसे के ज़ोर पे, गलत एजुकेशन के ज़ोर पे टेररिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईश्वर ने टेक्नोलॉजी लाई, यही टेक्नोलॉजी फैलाएगी भी और यही कंटेन भी करेगी, रोकेगी भी। तो ये जो वोट पड़ रहा है ना, ये उसी सेंटीमेंट का तरीका है। हर आदमी वोट डालेगा, जरूरी नहीं वोट डाले और हमें डिसिसिव वोट मिल जाए, चाहे 100% वोट हो जाए। अगर 25% 4 लोगों को चला गया तो हो सकता है जो 26% ले वो आपका MLA बने। 100% वोटिंग हुई, किसी ने 12 लिया, 15 लिया, 16 लिया, किसी एक ने 26% लिया, तो वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन MLA होगा। ये पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी है। वोटिंग पे से 50% हो, लेकिन अगर 36% वोट लेने वाला MLA है तो पॉपुलेशन का सेंटीमेंट आगे आया। आप इसको समझ गए। ठीक। तो अगर आपकी वोटिंग हो रही है 100%, हमने सेलिब्रेट की, तारीफ मारी, डेमोक्रेसी वाइब्रेंट हो गई, लेकिन डेमोक्रेसी तो फेल हो गई। बटना नहीं चाहिए, मतलब उन लोगों को मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी फेल हो गई ना। डेमोक्रेसी का मतलब था मेजॉरिटी विंस। तो यहाँ तो 25% 100 में से मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं भी मिल रही है तो ये भी तो डेमोक्रेसी है कि भाई ये पावर पॉलिटिक्स आ गई है। अब ये डेमोक्रेसी नहीं है सर। प्योर डेमोक्रेसी का मतलब है 100 लोग खड़े हैं, जिसको 50-50 है तो आधा आधा, 51 है तो डेमोक्रेसी जीती। 100 लोग खड़े हैं, 5 में डिवाइड हो गया, 21 वाला जीत गया, तो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन इसलिए वन इलेक्शन, जो वन नेशन की हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है। भारत में लेकिन पार्टी को भी है ना, अगर ज्यादा पार्टी होंगी तो फिर तो डिवाइड तो होगा ही ना वो। सर यही मैं आपसे कह रहा हूँ। 1013 फिर यहाँ पे हिंदुस्तान में 1113 कैंडिडेट जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये भी एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा हो कि उस सेंटीमेंट को ले आए आगे, जो सेंटीमेंट मेजॉरिटी का ही नहीं, और भुगतना पड़े फिर मेजॉरिटी की पॉपुलेशन को। तो अब ये बड़ा सेंसिटिव सा मसला है सर। आपको मेरा मुद्दे हैं या फिर मेरा फेवरेट है इसको जितवाना है? तो मुद्दे तो होते ही हैं चुनावों में, लेकिन अल्टीमेटली जो वोटिंग होती है वो मुद्दों पर बड़ी कम होती है। जो मैंने अपना देखा कि हम लोग जो डिस्कस करते हैं, बड़े लोग की महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, मिलिटेंसी बड़ा मुद्दा है, लेकिन अल्टीमेटली जब लोग वोट देने जाते हैं, मेजॉरिटी, मैं कहता हूँ 80% जो लोग वोट हैं वो पहले से माइंड उनका सेटअप होता है। ये मेरा भाई है, मैंने बीजेपी को वोट देना है, मैंने कांग्रेस को वोट देना है, मैंने एनसी को देना है, मैंने पीडीपी। जो 20% वोट है ना, 20% वोट वही चेंज लाते हैं, जो जिनका माइंड नहीं होता कि भाई मैंने इसे देना है। जो लास्ट में मैं कहता लाइन में भी खड़ा होता है ना, उसका डिसीजन नहीं होता कि मैंने वोट किसे देना है, अंदर जाकर वो डिसाइड करता है मैंने वोट किसे देना है, वो वही लोग चेंज लाते हैं।
दूसरी जो इन्होंने एक बात कही कि भाई जो मतलब वोट है जो जिसका 26% वोट मिलता है कि वो भी एमएलए बन सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इसे 26% वोट मिले, हाँ, वो अगर बन सकता है। 20-25 बंदे इकट्ठे- लेकिन उसमें क्या है कि मैं मेरे जो इसमें थोड़ी सी राय मैं ये रखना चाहता हूँ कि जैसे जो बंदा हार रहा है 25% वाला, 26 वाला अगर जीता तो 25 वाला हारा, जो 25% वाला है वो अपना रोल भूल जाता है बेसिकली। अपोजिशन, मतलब आप कहने की आप देखो कि जो मतलब जीत ही सब कुछ है। मैं कहता हूँ कि आज बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी को 37% वोट मिले हैं। इट मीन कि उसे 63% जो लोग हैं उन्होंने वोट डिवाइड हुआ ना नहीं आगे दिया, पीछे। ठीक है। लेकिन क्या वो 63% लोगों ने जिसे वोट दिया वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं? मैं कह रहा मैं वोट देता हूँ ये किसी पार्टी को, मैं जिस एमएलए को जो कैंडिडेट है उसे वोट देता हूँ, वो हार जाता है, तो क्या उस कैंडिडेट की मेरे प्रति जो जिम्मेवारी है वो खत्म हो गई? मैंने तो उसे वोट दिया ना। तो वो घर पर जो बैठे रहते हैं वो गलत है। उस बंदे को भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभानी चाहिए 5 साल, पूरे 5 साल। जैसे 5 साल एक एमएलए अपनी जिम्मेवारी निभाता है, 5 साल उस हारे हुए कैंडिडेट को भी अपनी जिम्मेवारी लेकिन हारा हुआ निभानी कैंडिडेट ये चाहिए। भूल जाता है तभी ना, लोकतंत्र पर फर्क हारा हुआ होता है। कैंडिडेट भूल जाता है ना कि मुझे हराया तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं नहीं, लोगों के लिए काम करूं। लेकिन वो कहता नहीं, टिकट मिले, टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी छोड़ देनी मैं है। वही चीज बोल रहा हूँ, यही गलत है। जो आपने कहा ना, एक सीनियर जर्नलिस्ट ही ऐसी बात कर सकता है जिसने पूरी लाइफ लोगों में दी हो, लोगों के विचारों को समझा हो। इसमें एक चीज़ जो है, हम जैसे लोगों को जिनको ईश्वर ने ये मौका दिया है नैरेटिव्स के बारे में बात करने का, जनता में करनी चाहिए। जनता बहुत सियानी है, हमसे भी सियानी है, कि पॉलिसियाँ बनाना, पॉलिसियों को एग्जीक्यूट करना खाली वोट देने से ख़त्म नहीं होता है। आपको अपने एमएलए को डिफीटेड हो या कंटेस्टिंग हो या विनिंग हो, उसको ये बताना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो। वो आपका पर्सनल मुद्दा नहीं करेगा ना सॉल्व, लेकिन जो इलेक्शन आपने कहा ना, वो अल्टीमेटली कास्ट पे चली जाती है, बिल्कुल सही है। रिलीजन पे चली जाती है। और ये चीज़ जो है अगर इस इलेक्शन में भी चली तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर FFTH ने तैयारी की है जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब करने की, तो उनको ये चीज़ें एज अ जिसको ना फर्टाइल ग्राउंड मिलेंगी कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान है कि उनका एमएलए नहीं जीता, उनका थॉट नहीं जीता, तो वो अब हाँ, टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके लेके वो वो आतंकवाद उनको को प्रवोक फैला करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चीज़ें नुकसान देंगे। देखिए सर, मतलब आपको लगता है कि मुद्दों पे होते हैं यहाँ पे इलेक्शन? देखिए, अगर हम बात करें ना, सच की बात करें, सच बोलें, बिल्कुल सर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टडी करते हैं, आप भी करें, मैंने तो थोड़ी बहुत की हुई थी। हम एक ही गवर्नमेंट पकड़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मुझे नहीं मतलब है सच किसकी सपोर्ट में है, किसके अगेंस्ट है। गुजरात की इकोनॉमिक स्टेटस लोग बड़ा स्टडी करते हैं, अपेरेंटली देख लेते हैं, अपेरेंटली देखते हैं, और दिल्ली का भी देखते हैं, पंजाब का भी देख लेते हैं, हिमाचल का भी देख लेते हैं, और आंध्रा का भी देख लेते हैं। आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि मुद्दों पर इलेक्शन लड़ी गई। गुजरात में बीजेपी ने जब इलेक्शन कंटेस्ट की और सरकार बनाई, कोई कुछ भी कहे, वो पॉवर्टी के अगेंस्ट बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट के अगेंस्ट बनाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में बनाई। किस तरीके से सूरत के व्यापारी सफ़र कर रहे थे, पॉलिसीज़ फेवरेबल नहीं थी, डायमंड के पूरी मार्केट डाउन चल रही थी, कोस्टल एरिया पे उतरे उस तरीके से ट्रेड नहीं हो पा रहा था। बीजेपी की जो गवर्नमेंट वहाँ बनी, किस तरीके से उन्होंने अगले 5 सालों में अपना ट्रेड बढ़ाया, पॉलिसीज़ बनाई और अफसरशाही से आम जनता को बचाया। वहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में भी 10 साल में, जम्मू कश्मीर में 3.5 साल मैनेज कर दो पॉपुलर सरकार के, तो जम्मू कश्मीर में लगभग 6.5 साल से गवर्नर रूल, LG रूल चल रहा है। LG रूल कहने को होता है, बेसिकली अफसरशाही होती है। बहुत अफसोस है। ये जो मैं इम्यूनिटी, इसी में जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। तो अभी जम्मू कश्मीर इलेक्शन इसलिए भी हो रही है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या आ रहा है बीच में कि NC ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने इसके बारे में साइलेंट रखा, क्योंकि अफसर बहुत पावरफुल है, अफसर के पास इम्यूनिटी है। अफसर को अब और ज़्यादा इम्यूनिटी मिल गई है कि उसको, अगर कोई भी सेक्रेटरी लेवल का अफसर है सिविल सर्विसेज के बीच में से निकला हुआ, उसको ना MLA कुछ कह सकता है, ना उसको DDC का कुछ कह सकता है। जबकि आपने देखा DDC के चेयरमैन बने, उनको खुद ही नहीं पता था कि हमारी जो power क्या है। सिटिंग हमारे DC साहब होते हैं, वो उसके लिए एक न्यूट्रलाइज करने का फैक्टर होते हैं। उन्होंने वो पावर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दी जो DDCs के पास थी। मतलब
बाबूशाही हावी थे ना। इसलिए इलेक्शन में स्ट्रांग लोगों का आना जरूरी है। बम्पर वोटिंग अगली बार भी होगी ठीक। और पॉजिटिव चीज क्या ठीक है आने सर। वाली है अब जो अब मैं- हम आज अनाउंस ही कर देते हैं, हम सब इसमें सहमत हैं। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में अब कश्मीर ऑन सेकंड फिडल है। जितना मर्जी नेशनल मीडिया घुमा ले, जम्मू डिसाइड करेगा कि जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल मीडिया में कौन होगा। नेशनल मीडिया तो सिर्फ वहीं पे घूम रहा है, कश्मीर में एक- घूम रहा है। एक्चुअली मुझे लगता है वहाँ का मौसम उनको अच्छा लगता है या उनका जो डिनर पार्ट अच्छा लगता है। दरअसल वो नहीं TRT को देखते हैं ना। नेशनल नहीं वैसे भी नेशनल टीवी पे वो आप एक एजेंडा देखिए, वहीं से चलता है कश्मीर नेशनल नहीं नेशनल। और ये हमने वो लोग भी वही हमेशा हैं। देखा जो नेशनल मीडिया है ना, वो सारी स्टेट्स में हमेशा नेशनल, इस पर्टिकुलर जो हम गवर्नमेंट देख रहे हैं, पॉलिसी देख रहे हैं, जिस गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग बनी, जिस गवर्नमेंट के अंदर नेबरहुड को एकदम टाइट कर दिया गया, जिस गवर्नमेंट के अंदर इंटरनेशनल 2 क्राइसिस आए, हैंडल किए गए, पर नेशनल मीडिया का जो डिफ्लेक्शन है ना, वो हमेशा अदर साइड ही है। नहीं चलिए सरकार की बात करो अलग से, लेकिन नेशनल मीडिया कश्मीर में ज़्यादा मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर जम्मू की बात करें तो नेशनल मीडिया तभी आता है जब बॉर्डर पे फायरिंग हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि मरेगा कोई मरेगा। अभी भी वो कह तो रहे हैं जम्मू में टेररिज्म बन गया बड़ा मैं कह ज्यादा। रहा हूँ कोई मरेगा तो नेशनल चैनल्स जितने में, चाहे वो जम्मू के हों, यहाँ पे ब्यूरो चीफ, उन्होंने जम्मू के लिए वही खबरें चलानी है। सर आप मुझे बताएं, कश्मीर में रेल दौड़ेगी ना, वो भी खबर होगी। कश्मीर में कोई मरेगा जिएगा, कोई तरक्की कर रहा है, वो भी खबर होगी। लेकिन जम्मू में जो खबर होगी वो होगी बॉर्डर क्रॉस फायरिंग, आतंकवाद हमला, नेशनल चैनल्स के लिए, या कोई बस गिर गई और 25 बंदे मर गए, 5-6 मरेंगे तो वो खबर ही नहीं है। आप बाकी एक काम में करें, वो जम्मू ये को ना, नहीं अब होगा। हम लोग जो हमारे को सुनेंगे, आपको सुनेंगे, आप मुझे बताएं जितने भी जम्मू में टेररिज्म हमले हुए कहाँ कहाँ हुए? बनी बसोली, डूडू बसंतगढ़, बिल्कुल। किश्तवाड़, ये सब रीजन्स जो है अल्टीमेटली किसको कनेक्ट करते हैं? क्या ये लखनपुर से जम्मू को कनेक्ट कर रहे हैं या ये जम्मू से? ये सब वो रूट है जहाँ से कश्मीर कनेक्ट होता है डायरेक्ट। बिल्कुल ये वो रूट है जो ऑन द वे टू कश्मीर जाता पूरा है। आर्क तो बनता है। अल्टीमेटली ये वो सारा रूट वही है जो एंटी नेशन के लोग यहाँ पे प्लांट किए गए, फंडिंग दी गई, उनको पैसे से मोटिवेट किया गया या अलग तरीकों से, वही अब चलिए, जम्मू ठीक। में डिस्टर्ब अब कर मैं रहे तो हैं। दूसरे मतलब बस इस पे थोड़ा टाइम मुझे लगा हम आपने भी- जाने का। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब दूसरे फेज का सर चुनाव होने वाला है। घर के भेदी कितनी लंका ढाएंगे? तो घर के बेदी लंका ढाने के लिए तैयार तो है, लेकिन अब वही चक्कर ये है कि जो मतदाता है, हाँ। ठीक है, वो कितना उनसे इम्प्रेस होता है, ठीक है ना। हालांकि मैंने देखा है कि कम ही लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे इमोशनल इशू बन जाते हैं कि लोग कर भी देते हैं सपोर्ट। इस बार तो जैसे आप देखो कि बड़ी सीट ऐसी है जहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं जो और पार्टी के और जो पार्टी- खास अपनी- भारतीय जनता पार्टी के ले लीजिए, कांग्रेस के ले आपको लीजिए। वही डिस्कस कर रहा था कि कांग्रेस रियासी डीसी में बहुत स्ट्रांग होती थी, अगर आपने देखा होगा। तो इस बार कांग्रेस को मैंने कहा आप कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है, सिर्फ 3 में से एक उसने एनसी को दी हुई है। तो जिन 2 पर लड़ रही है उन दोनों में कांग्रेस के जो पुराने लीडर थे वही उनके अगेंस्ट खड़े हैं। ये वाले तो नहीं, एक वैष्णो देवी इसी में आती है। वैष्णो देवी भी आती है ना, वहाँ आप पे देखो जुगल गुलाबगढ़ की सीट है जो, हाँ। वहाँ पर एजाज खान एजाज। खड़े हैं, वो वो निर्दलीय इंडिपेंडेंट हो खड़े हैं। वो पहले कांग्रेस की टिकट पर 3 बार एमएलए रहे हैं। उसके बाद आपकी आ गई ये वैष्णो रियासी देवी। वाली सीट। हाँ। रियासी वाली सीट पर आपका वो रियासी वाली सीट पर इन्होंने मतलब वो है कौन खड़े हैं इनके कांग्रेस मुमताज के, क्या उन्हीं नाम है? उन्हीं के भाई एजाज खान के जो भाई हैं उनके खड़े। हाजी मुमताज। चलो उसमें तो नहीं है कोई भी कांग्रेस का बागी। फिर उसके बाद आ गई आपकी वैष्णो वैष्णो देवी देवी। वाली सीट। तो जुगल किशोर भी, वो भी पुराने आपके कांग्रेस ही है, वो भी उनके अल्टीमेटली नुकसान तो उसमें कांग्रेस का ही है ना कि अगर आपके वहाँ पर खड़े हैं उस सीट पर। चलो भाजपा की बढ़त है कि भाजपा का कोई भी बागी नहीं है, वैसा कोई नहीं। उधमपुर में देख लीजिए आप। उधमपुर में देख लीजिए आप, उधमपुर में भी आपके बागी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि जो लास्ट के 3-4 दिन रहेंगे। अच्छा। अब तो 1 अक्टूबर को बिलावर की सीट में आप क्या कहते हैं कांग्रेस के बारे में? मनोहर लाल जी शर्मा जहाँ थोड़ा सा आप देखो कि बिलावर में ये है कि अगर यही मनोहर लाल शर्मा इंडिपेंडेंट खड़े होते तो फिर क्या था कि कांग्रेस का वोट ही डिवाइड होना था अभी भी। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भाजपा को शायद वहाँ पर एज है, जो मेरे जो क्योंकि मुझे लगता मार्जिन है देखिए, मार्जिन बिलावल नहीं की सीट पे नहीं, देखिए 2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके लोकसभा चुनाव हुए, बहुत बड़ा अंतर था तब। 40,000 वोट पड़े थे मेरे। आप 42,000 बीजेपी को पड़ा था और 18। और जो हमारे बड़े कद्दावर लीडर है उस एरिए में जो बनी बसोली और कठुआ का मानते हैं, लाल सिंह जी का, चौधरी लाल सिंह। चौधरी लाल सिंह जी का जो है, चौधरी लाल सिंह देखिए, एक चेहरा बड़ा है,
नाम बड़ा है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पर हम चर्चा भी कर रहे थे, आपस में डिस्कस भी करते हैं, वहाँ पर भारी बनाम लोकल हो गया हुआ है। लेकिन एक और चीज है, ठाकुर दर्शन सिंह जो है उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन सिंह पिछले 5 सालों से बसोली में मतलब इस तरह से काम कर रहे हैं, एक होता है ना युद्ध स्तर पर काम करना। कोरोना भी आया, वहाँ के लोग जो ज़्यादातर जो पल्लेदार मतलब बाहर काम करने जाते हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, उस तरह के लोग, पांडी जिनको कहा जाता है, लोगों को उन्होंने बड़ा मतलब सपोर्ट किया है। मतलब कैंडिडेट का किसी भी मजाक तरह उड़ाना से। लाल सिंह जी ने जिस तरह से वो चौधरी लाल सिंह ने और दूसरी ना, एक मिनट, दूसरे ना इन ये 2 सीटें बड़ी जबरदस्त हैं, ये हॉट सीटें हैं दोनों। इनमें एक चीज आप देखिए, बिलावर और बसोली, बिलावर और बसोली में ये लड़ाई किसकी है? वफादार सिपाही वर्सेस जिन्होंने अपनी पार्टी को मझधार में छोड़ के जो बिल्कुल, चले बिल्कुल। गए थे। बिल्कुल चौधरी लाल सिंह ने भी अपनी पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, बीजेपी में चले गए, बीजेपी को छोड़ा, फिर दोबारा से कांग्रेस भी अपनी पार्टी में, अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस में चले गए। मतलब दगा एक बार दगा। किया तो फिर चले गए वापस। मनोहर लाल अपना शर्मा, मुनाफा देखा जा रहा है। मनोहर लाल शर्मा वो भी देखिए, उनको लगा कि मुनाफा मेरा आजाद साहब के साथ है, छोड़ के चले गए, बट वहां अब लोग भी तो ये कहेंगे कि भाई साहब आप तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, पब्लिक के लिए कहाँ कर रहे हो? पिछले 5 साल से आप कहाँ पे थे पब्लिक के लिए? लेकिन एज ए लीडर ये दोनों मास लीडर है, मास अपने वोटर के साथ खड़े रहते हैं, इग्नोर नहीं इग्नोर नहीं कर और सकते। अपने वोटर के साथ 24 घंटे जुड़े सर हुए हैं। देखो, वोटर वो के है साथ सर, लेकिन देखिए, एक समय पे ना वोटर भी निराश वोटर हो आप जाते पिछले हैं। 10 साल पहले आपकी हार हुई थी, बिल्कुल। फिर उन 10 सालों के बीच में आपने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी को आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि तभी तो आपने अपोजिशन की भूमिका निभानी उस थी। दिन आपको लेकिन- बताता हूँ, उस दिन मैं उसको कवर कर रहा था, मेरा हैप्पीनेस भी थी उसमें, मैं मज़ा ले रहा था कि स्टार्टिंग में मैं नया नया देख रहा था। वो रीज़न गुलाम नबी आज़ाद का कंटेस्ट करना था एमपी इलेक्शन। लाल सिंह जी ने पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि 2 बार जीते हुए लेकिन एमपी सर थे, तीसरी उनकी टिकट काट दी। एक चीज इसमें ये भी है ना, देखिए आप ऐसे कहते हैं कि पार्टी फर्स्ट हमारे लिए, ठीक है, चलो ये बेसिकली ये बीजेपी का सही नारा है, लेकिन नारा आप संगठन जब आप घर परिवार में होते हैं, जरूरी नहीं है कि पार्टी आपको टिकट देगी तो आप पार्टी के वफादार। पार्टी ना, तब तक आप पार्टी की टिकट से ही तो जीतते हैं। नहीं जब पार्टी अकेले टिकट लगे- कब नहीं दे, जैसे आप पवन खजूरिया की अगर हम बात करें, वो आज कह रहे हैं तो उनको पार्टी ने टिकट दी, और वो कब दी पवन खजूरिया जी को टिकट, आप मेरे से सहमत होंगे, हम उदयपुर से भी बिलोंग करते हैं, हमारा रिलेशन है, उदयपुर में आना जाना लगा रहता है। लाला शिवचरण जी जो थे पवन जी के फादर, स्पॉटलेस लीडर थे बीजेपी के, मतलब बीजेपी के साथ खड़े रहना उन सालों में इज़ नॉट इजी जोक, क्योंकि सेंटर में बीजेपी नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट में बीजेपी नहीं थी, पावर में बीजेपी नहीं थी, और वो बीजेपी के साथ खड़े रहे, चलाते रहे। पवन जी ने भी बीजेपी के साथ अपने आप को लाइन रखा। उस क्राइसिस में, मोदी लहर में, जब सेंटर ने डिसाइड किया पवन खजूरिया जी को कि हम आपको टिकट देंगे और पवन जी को नहीं देंगे, तो पवन खजूरिया जी वो टिकट नहीं बचा पाए, हार मिली उनको। ठीक, और वो टिकट काटी गई, टेक्निकल था इस बार। इसके पैरेलल अगर हम चले जाते हैं लाल सिंह जी के बारे में, लाल सिंह जी मार्जिन से जीते हुए एमपी थे, बार बार जीत रहे थे, तो लाल सिंह जी की टिकट नहीं कटी, उनको सेक्रीफाइस नहीं किया गया, उनको जैसे क्रूसीफाई किया गया। हम ये कहेंगे कि वो उस टाइम इलेक्शन के लिए तैयार थे, कंपेनिंग कर रहे अपनी कंपेनिंग में थे, और आज़ाद साहब ने किन कारणों से वो सीट ली, क्या हुआ, और अल्टीमेटली ही लॉस्ट। और उस दिन से कांग्रेस का जिसको मतलब ग्रिप जम्मू कश्मीर में कमजोर हुई। हाँ, उनका ढलान शुरू हो गई। अगर हम उस टाइम पे, अगर हम पॉलिटिकली अगर एनालाइज करें, अभी हम चर्चा ही कर रहे हैं ना, हमारा काम है चर्चा करना और लोगों को डिस्कशन करने देना, तो लाल सिंह जी की टिकट लेना, आज़ाद साहब का कंटेस्ट करना, आज़ाद साहब उस टाइम कंटेस्ट नहीं करते, इलेक्शन मैनेज करते, जम्मू कश्मीर में एमएलए बढ़ाते, क्योंकि वो है, वो जाने जाते हैं, वो कंटेस्ट के लिए तो कभी जाने नहीं जाते, तो उन्होंने हमेशा तो मुझे मैनेज किया लगता है सब कि आज जम्मू कश्मीर के हालातों में कांग्रेस का रोल इंपॉर्टेंट होता। वो जो एक गलती की, उसका खमियाजा लाल सिंह जी का, मैंने एक स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं अपने वीडियो में कभी चलाऊंगा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को लेके उनकी जो क्लैरिटी थी, और इसलिए उन्होंने उसके बाद इमीडिएटली जब अपनी 14 में इलेक्शन कंटेस्ट की, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज़ कभी नहीं की। जब जम्मू की बात आई, बिल्कुल, ही इज़ द ओनली मैन जो खड़ा रहा, ही इज़ द ओनली मैन जिसने फाइट किया, और जो तो खामोश रहे, जो उनको टिकट खामोश मिली। रहे, और वो तो उनको आज भी टिकटें मिली। टिकट- लाल सिंह जी ने अपनी कंप्रोमाइज कभी नहीं बात किया। लाल सिंह की उसकी नहीं हो रही, मैं आज कह रहा भी हूं, बोलते हैं, आज जम्मू के आज लिए भी बोलते हैं, बोलते हैं। देखिए, तो जो इंसान मैं कह रहा पॉलिटिकली स्टेबल हो, मुझे लगता है उसकी बात है। लेकिन- अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, हम कठुआ पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सारी इंडस्ट्री वहाँ आ रही है, और सांबा पे, सांबा में हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर मिल रहे हैं अभी, जो सलाफिया विजनरी हैं,
क्लियर हैं और अपना स्टैंड को लेके बड़े हमेशा ट्रस्ट किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि इस बार की जब इलेक्शन क्लोज होगी, रिकॉर्ड होगा कि ही विल बी विनिंग विद मार्जिन्स, जो हम ग्राउंड के ऊपर जाके देख रहे हैं। साथी साहब का जो सांबा की टिकट है वो बीजेपी को भी ऑनर दिलाने वाली है और ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें वहाँ पे थोड़ी बेटर शेप में आएंगी। तो साथी साहब का कैसा आपको लग रहा है वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट्स पे कि लोगों ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को उनको लिया देखिए, है? सलाथिया साहब हो गए, आपके ये चंद्र प्रकाश गंगा हो गए। अब देखिए, सलाथिया साहब का भी वो है कि वहाँ पे कोई अपोजिशन का लीडर है ही नहीं है, कांग्रेस ने या एनसी ने कोई इतना बड़ा लीडर को तैयार किया ही नहीं है। और जो बड़े लीडर थे एनसी के, वो खुद भाजपा में आ गए, तो सबसे ज़्यादा तो वो हो गया। दूसरा, जनता अब जब दूसरे, मैं वही कह रहा हूँ, जब तीसरे चरण का चुनाव होगा, जनता का मूड क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना ये है कि जो नाराज़गी होगी वो होगी। जो भाजपा के भी बंदे होंगे, उन्होंने कहा ना, देखिए हमने किसके खिलाफ कैंपेन की थी, आज उन्हीं के फेवर में हमें कैंपेन करनी पड़ रही सर है। एक बात बताओ, चीज़ें ये चलती तो रहती चलता है। था, आपके ऊपर के जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब जैसे नेटो फोर्सेस है, जहाँ सेंटर डिसाइड करेगा फोर्सेस उधर ही जाएंगी, कार्डर को उधर ही जाना है जहाँ उनका नेता नहीं, decide लेकिन करेगा। एक नाराज़गी होती है ना, एक नाराज़गी होती है। देखिए, मुझे टिकट नहीं मिलेगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पार्टी छोड़ के नहीं जा रहा, उतनी दिल से मेहनत नहीं करता, उतनी देर से नहीं उतनी करता दिल से वो। मेहनत ये चीज़ है, रूठे हुए को मनाना पड़ेगा। वो तो है। ये ऐसी चीज़ सीटों है। पर भाजपा ऐसी को- सीटों पर, खासकर 5-6 सीटें। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को चाहिए कि हम उसके बारे में भी डिस्कस किया करें कि जो यूटी की असेंबली दिल्ली की है ना, वो वैसी थी जैसी है, बट जो लोग चुन के जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं ना असेंबली में, दे आर नॉट लाइक वहाँ के वो उस तरह के फर्स्ट विधायक ना, टाइम ना। एमएलएज नहीं है ये। और ये मुझे लगता है जैसे आएंगे ना, तो जम्मू कश्मीर की जो ये असेंबली होगी, सेंटर को इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा। सर सुनिए, ऊपर से सबसे नहीं, बड़ी चीज़ मैं है कि एक दिल्ली में एक और वो- चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, आपने दिल्ली वाली असेंबली है ही नहीं है, क्यों दिल्ली में जो पहले 3-3 बार जीते थे वो अब पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐसा सुपड़ा साफ किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का 2-3 होंगे और कांग्रेस के दिखते ही नहीं है। यहाँ पर ये है कि जिन जिनको टिकट मिला है, सब के सब 2-2, 3-3 बार जीते हैं। जीते हैं सारे। और सबके सब और ने एक बार तो सारे जीते जनता हैं। की सेवा के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए तो हुए हैं। मतलब वो है। और ये लोग कॉन्स्टिट्यूंसी को हैंडल करना जानते हैं। तो मुझे लगता है जो ये सरकार यहाँ पे- बनेगी, और यहाँ पे बेस्ट स्टेट को देना जो प्रोसेस है वो जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये है सर, एक और चीज़ है, यहाँ पर ये है कि जो सत्ता में आएगा उसके पास भी अनुभव होगा, और जो विपक्ष में आएगा उसके पास भी अनुभव और होगा। मुझे ये पूरा और विश्वास है वहाँ कि पर जैसे विपक्ष है नहीं है। आपको क्या वहाँ लग है रहा है नहीं दिल्ली में। कि ये एक जनता को ये कमिटमेंट जो मोदी जी ने भी अपनी रैली में कहा कि मैंने पार्लियामेंट में फ्लोर में कहा है, पार्लियामेंट में मेरी स्टेटमेंट है कि वी आर गोइंग टू गिव यू बैक। तो जैसे ही ये इलेक्शन खत्म होती है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस जो है मिलेगा आपको। स्टेट का, स्टेट क्योंकि जो में असेंबली है ना दूसरे मैं वही वो तो कह रहा हूँ, इतनी कम देखिए- पावरों के साथ काम देखिए करने सर, वाली है नहीं। देखिए, यही कमाल है सेंटर के लीडरशिप का। मोदी साहब का पहला फेस जैसे ही गया, दूसरा फेस जैसे ही आया, स्टेट का फटाफट बोल के दे दिया। और ये जो आप कह रहे हैं ना स्टेट का, ये और ज़्यादा बम्पर वोटिंग डालेगी। मुझे वही लग रहा है कि जो सेकंड थर्ड फेज आना है उसमें जम्मू का दबदबा भी बढ़ रहा है, इशू भी बदलेंगे। इशू भी बदलेंगे। सेकंड फेज की इलेक्शन के बाद थर्ड फेज की इशू अब देखो, सेकंड फेज में नए इशू आए हैं, जैसे पाकिस्तान बीच में आ गया, पाकिस्तान की एंट्री आ गई बीच में। फर्स्ट फेज में तो नहीं था पाकिस्तान, सेकंड में पाकिस्तान आ गया। अब थर्ड में कौन सा आएगा, चेंज आएगी। और होता है आता जो और होता है, क्योंकि ये देखो, ये सारे फेज में आपको क्या लगता है, issue सारे के आते सारे हैं, हर बार चुनावी आते हैं। मुद्दे होते हैं। ये बट एक चुनावी चीज तो मतलब चुनाव में सामने, स्टंटबाजी। एक चीजें चेंज नहीं होंगी जो क्लियर हो चुकी हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में अब जम्मू को इग्नोर नहीं किया जाएगा। जम्मू इग्नोर नहीं, मुझे लग रहा है जम्मू तो मुझे लगता है लाइन शेयर लेगा, जम्मू का जम्मू लाइन शेयर लेगा। और जब वो लाइन शेयर मिले तो जो जम्मू के चुने हुए नुमाइंदे हैं ना, उस टाइम वो अपनी पब्लिक के साथ जस्टिफाई करें, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो बिल्कुल, मुझे क्योंकि लगता है। 2014 में matter जब करता इन्होंने है। ये सरकार बनाई थी और 6 साल के लिए चलनी थी, अब तो 5 साल की असेंबली होगी, तो ये लोगों में यही गुस्सा है कि भाई साहब, हमने तो आपको यहाँ पे रुकने के लिए कहा था। तभी हमने डिस्कस किया था कि अगर कश्मीर को ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ती है इलेक्शन के बाद कि उनको दिख रहा होगा कि जम्मू से ही आना चीफ मिनिस्टर, तो कोई कहने लगा कश्मीर। मैंने कहा यार देखें, ऐसा है, कश्मीर को ये देखना है कि 70 साल आपने 2 प्राइम मिनिस्टर दिए, चीफ मिनिस्टर्स दिए, और जम्मू की जनता ने चाहे 33 सीटें दी, 36 थी, लेस देन थी, सारों को सिर पे उठाया और आपको वेलकम किया। अगर आज पहली बार जम्मू कश्मीर में से जम्मू का सीएम आ रहा है,
तो आप भी उसको रिस्पेक्टली चलिए। ऑनर करें, और ये मुझे लगता है होने वाला है इस इलेक्शन चलिए के सर, बहुत कंक्लूड होते बहुत होते। बहुत शुक्रिया सभी का। तो कुल मिलाकर ये है कि शिवांग जी ने जिस तरह से कहा कि सीएम जो है वो जम्मू का बन सकता है, तो शायद ये दूसरे और तीसरे चरण का मतदान ये डिसाइड करेगा कि जम्मू से कांग्रेस पे ये है कि कांग्रेस लड़ी 32 सीटों पर है, अब वो कितनी सीटें जीतेगी ये जनता तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बार बार उनका नारा रहा है कि जम्मू से सीएम देंगे, जम्मू से हम सीएम देंगे। तो दूसरे और तीसरे चरण पर वो कौन सी रणनीति अपनाती है, ये सब देखने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी।